हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, होता क्या है कि कभी वेदर ख़राब हो जाती है या कभी वाईफाई डाउन हो जाता है, कभी इंटरनेट डाउन हो जाता है, स्पीड डाउन हो जाती है। उसके कारण बराबर ये परेशानी आ रही है कि सर वीडियो क्वालिटी डाउन हो गया, कैसे पढ़ेंगे। सर साउंड क्वालिटी डाउन हो गया, कैसे पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ने वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है बेटा, मतलब कॉन्सेप्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप प्रीमियर से पढ़ लो। बाकी क्वेश्चंस वगैरह चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर से हो, सबको मैं लाइव करवा दूंगा। ठीक है ना। तो अब पढ़िए। तो आज का लेक्चर शुरू करें बेटा। चलिए, आज जो हम लोगों को पढ़ना है, एक्सेलरेशन तो मैंने पढ़ा ही दिया था आपको अच्छी तरह से। आज हम लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन में निकलना है बेटा। इक्वेशंस ऑफ मोशन में आप जानते भी होंगे, आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन इक्वेशंस हैं और सबका मतलब आप यहाँ जानते ही हो। u इनिशियल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल वेलोसिटी होता है। ठीक है। उसके बाद a तो आप जान ही रहे हो, एक्सीलरेशन होता है, t टाइम टेकन होता है। ठीक है। और s यहाँ स्पीड नहीं होता है बेटा, s यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। इसका ध्यान रखना है, बस इसका ध्यान रखना होगा। s यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस है बेटा, इक्वेशंस मोशन के। ठीक है। और सब लिखा हुआ है, किसको मैंने भी लिख ही दिया है। अब इसको डिराइव करना होता है ना। तो दो तरीके से डिराइव करते हैं। एक जनरल मैथमेटिकल तरीके से, जिसको आप एल्जेब्रिक तरीका कहते हो, एल्जेब्रिक डेरिवेशन कहते हो, और दूसरा ग्राफिकल डेरिवेशन है। तो ग्राफिकल डेरिवेशन को तो बेटा सिलेबस से हटा दिया गया है। एल्जेब्रिक डेरिवेशन मैं आपको सिखा देता हूँ। चलिए तीनों इक्वेशन को डिराइव करते हैं और बिल्कुल इजी तरीके से डिराइव करते हैं, है ना। पहला इक्वेशन है आपका कि आप डिराइव करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये हम लोगों को डिराइव करना है बेटा। अब कैसे डिराइव करेंगे? तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। वी नो दैट एक्सीलरेशन produced in a body a is equal to v minus u by t। जानते हैं आप। अब क्या करते हैं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अरे एक्सेलरेशन ये ना होता बेटा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर कर देते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। कर सकते हैं ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, a बाय 1 कर लो आप, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया। अब इस माइनस यू को आप उस साइड भेज दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। तो इस तरह से आपका पहला इक्वेशन आपने डिराइव कर लिया। योर फर्स्ट इक्वेशन इज डिराइव्ड। क्लियर? समझे कैसे बनेगा? अगर प्रोसेस देखना हो तो बाद में फिर जो है लेक्चर को रिवाइज कर लेना, देख लेना। अब मैं आपको सेकंड इक्वेशन सिखाता हूँ। देखिएगा, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बेटा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैंने पहले ही बता दिया आपको। s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन। ठीक है। अब ये सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन अगर आप इजीली प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा समझना होगा, मैटर को समझना होगा। समझिएगा, आप जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। होता है ना। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? s बाई टी लिख सकते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट को s से, टाइम को t से दिखा सकते हैं बेटा।
और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है u प्लस वी बाई टू, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको पहले ही, ठीक है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी के जगह s बाई टी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू हो गया। तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट यूज करना होगा सेकंड इक्वेशन को भी प्रूव करने में, थर्ड इक्वेशन को भी प्रूव करने में, कि एवरेज वेलोसिटी s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। चलिए डिराइव करते हैं। अब यहां लिखते हैं वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू और s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। अब आप करें क्या कि v का वैल्यू यहाँ पुट कर लें बेटा, तो s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस v का वैल्यू क्या होता है बेटा, u प्लस ए टी, अभी आपने तुरंत फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव किया है, बाई टू कर लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए उधर क्लीन करते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब इससे आगे निकलते हैं। तो u प्लस यू क्या हो जाएगा बेटा, 2u हो जाएगा, प्लस ए टी हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। मतलब s बाई टी इज इक्वल टू आ गया 2u प्लस ए टी बाई 2, ठीक है। अब देखना इसको t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो 2s इस साइड ले आते हैं और t से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2ut प्लस क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, और s इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर बाई 2 हो गया तो हाफ ए टी स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना। इस तरह से हमारा सेकंड इक्वेशन इजीली डिराइव हो जाता है, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग थर्ड इक्वेशन भी डिराइव करेंगे, इजीली डिराइव करेंगे बेटा, ठीक है। ये समझ में आ गया। कहीं अगर दिक्कत होगी तो लेक्चर को पीछे करके देख लीजिएगा और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, तो थर्ड इक्वेशन जो है हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसको डिराइव करते हैं। कैसे करेंगे, तो वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। देख रहे हो ना, फिर वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। अब देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन जब डिराइव करना था तो आपने v का वैल्यू रखा था, थर्ड इक्वेशन डिराइव करना है तो इस बार हम लोग t का वैल्यू रखेंगे। और t का वैल्यू हो क्या जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। अब कहोगे ये कैसे सर, बिकॉज आप जान रहे हो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो बेटा v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। तो v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू t हो गया। तो t का वैल्यू v माइनस यू बाई ए हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस बार t का वैल्यू रखो s बाई v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, क्या कहते हो, कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ हो गया 2s और v माइनस यू बाई ए जाके मल्टीप्लाइड हो गया u प्लस वी से, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखना, v प्लस यू है, यहाँ v माइनस यू है। बोलो बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है। आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया बाई ए हो गया, ठीक है। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव कर लिया, है ना।
तो इसको सिर्फ देखना नहीं है कि सर डिराइव कर रहे हैं, इसको सिर्फ देखना ही नहीं है बेटा, इसको खुद से कर भी लेना है ना, खुद से प्रैक्टिस करना है कि हमसे डिराइव होता है कि नहीं होता है, क्योंकि पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे, एल्जेब्रिक डेरिवेशन के तो क्वेश्चन आएंगे ही स्कूल में, चूंकि आपके सिलेबस में है, तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखो बेटा 3 इक्वेशन हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, इसको याद भी कर लेना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हो गया। अब ये इक्वेशंस यूज कैसे होते हैं मैं आपको न्यूमेरिकल्स में सिखाता हूं। देखिएगा, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब u इज इक्वल टू 0 हो गया, बस का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ऑफ दिस, तो ये वैल्यू बेटा a का हो गया। फॉर 2 मिनट, टाइम भी ये टाइम का वैल्यू हो गया, 2 मिनट आपका टाइम का वैल्यू हो गया, t हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड a नंबर द स्पीड एक्वायर्ड और b नंबर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब कोई बस जो है वो रेस से स्टार्ट करती है, इस एक्सीलरेशन से जाती है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको निश्चित ही बता दूं कि जितने भी इक्वेशंस डिराइव होते हैं बेटा, वो सब के सब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए डिराइव होते हैं। एसर्शन रीजन में या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप निश्चित लिख दीजिएगा कि जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए डिराइव होता है। तो बस जो है रेस से चली थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी और 2 मिनट तक चली थी बेटा, तो 2 मिनट के बाद उसका स्पीड बताना है और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये बताना है। अब देखो, किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सबसे पहले आप गिवन लिखो। सर गिवन u इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लेते हैं बेटा। और 2 मिनट, t इज इक्वल टू 2 मिनट है, तो इसको 120 सेकेंड लिख देते हैं। कहोगे क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिट देखो एक्सेलरेशन का, यहाँ मीटर पर मिनट स्क्वायर नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बेटा। और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूनिट को एक जैसा रखना पड़ता है, बिल्कुल एक जैसा रखना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। अब निकालना क्या है जी? निकालना है v, 2 मिनट के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो निकालना है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, s निकालना है। तो u दिया है, a दिया है, t दिया है, v निकल जाएगा आराम से, बिल्कुल निकलेगा, बिकॉज v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, 0 प्लस 1/10 इंटू टी हो गया 120, कैंसिल कर दो तो बेटा 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, v निकल गया। अब s निकालना है, आपको फिर दिया है, u दिया है, a दिया है, t दिया है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारा मैटर आपको टर्म्स आपको दिया हुआ है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 0 इंटू 120, ये तो टर्म ही 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ए हो गया 1/10 ना, हाँ 1/10 इंटू 120 का स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दो, तो हाफ इंटू 1/10 इंटू 120 इंटू 120, 0 0 कैंसिल, 2 6 12, तो 720 मीटर हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरह का यूज होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन का कैलकुलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंट कैलकुलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। इसी टाइप का अगला प्रॉब्लम ले लो। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। पहले न्यूमेरिकल को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे u क्या है, v क्या है, सब डिसाइड हो जाएगा। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ऑफ दिस। अब ब्रेक अप्लाई करोगे तो स्वाभाविक है कि एक्सिलरेशन नेगेटिव ही आ जाएगा, मैंने आपको सिखाया हुआ है, बॉडी जा रही है आगे तो एक्सिलरेशन पॉजिटिव है। जैसे ही ब्रेक लगाया तो ब्रेक जो फोर्स लगाता है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है,
तो एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, ट्रेन जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो ये u हो गया पहली वेलोसिटी। एक्सीलरेशन आपको दे ही दिया है, और मैंने आपको समझाया हुआ था u और v के कैलकुलेशन में कि जब बाद में बॉडी रेस्ट में आ जाती है तो v इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और कह रहा है फाइंड हाउ फार द ट्रेन, मतलब s आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखेंगे गिवन में आपको u दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, और एक्सीलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है ना, तो बस वही कर लो, यूनिट को एक जैसा कर लो, सिमिलर कर लो। तो 90 इंटू 5/18 कर दो बेटा, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। ओके, एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहोगे सर ये तो रिटार्डेशन हो गया ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को तो हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं ना सर, तो ये तो रिटार्डेशन हो गया। बेटा मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, जब कभी भी रिटार्डेशन लिखा हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू प्लस में दे देगा, वो आपको माइनस में करना है, तब जाके प्रॉब्लम बनाना है। ऐसा भी प्रॉब्लम आएगा, बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ तो डायरेक्टली नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन का ही दिया हुआ है। ठीक है, अगले नंबर में चले आइए। v इज इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है, अब कह रहा है s निकालो। अब इस बार तो आपको टाइम नहीं दिया ना बेटा, तो इस बार s कैसे निकालेंगे? तो s निकालने का दो फॉर्मूला है, एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना बेटा। ठीक है, तो उससे निकाल लेंगे। आप कहोगे सर भी यू और ए दिया हुआ है तो टाइम निकाल लेंगे, टाइम निकाल के एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे। कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतना क्यों जाना है, जब वी यू और ए दिया हुआ है, एस निकालना ही है, तो थर्ड इक्वेशन से निकाल लेते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू बेटा 0 है, u स्क्वायर u हो गया 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू -0.5 और इंटू s। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बाय 10 कर देते हैं। 5 2 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, तो ये तो -s हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 625 माइनस एस हो गया। एस को आप इस साइड कर लो सर, एस इज इक्वल टू 625 मीटर हो गया। तो ट्रेन रेस्ट में आने से पहले 625 मीटर चलेगी, 625 मीटर चलेगी। समझ गए? तो इक्वेशन डिराइव कैसे होता है, इक्वेशन का यूज कैसे होता है, ये मैं आपको सिखा रहा था। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे बेटा, उसमें भी आपको सिखा देंगे। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों को करने हैं, उसके लिए हम लोग लाइव सेशन में जाएंगे, आराम से कर लेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अगर आप अपना एनसीईआरटी उल्टा के देखो तो इस टाइप के ग्राफ्स भी दिए हुए हैं बेटा। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ्स भी दिए हुए हैं। अब ये कौन सा ग्राफ है बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देख लो। ठीक है ना, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। यहाँ डिस्टेंस दिखाया गया, यहाँ टाइम दिखाया गया। एक्स पर टाइम दिखाते हो क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। एक्स पर जब भी दिखाओगे इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी दिखाओगे। अब ये इंडिपेंडेंट कैसे है? इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि आप काम करो ना करो, आप सोए रहो, आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, समय तो बीतेगा, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई पे दिखाते हैं। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ होती है? जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसके स्लोप का वैल्यू बताओ। क्योंकि ग्राफ करता क्या है, एक्स पर जो क्वांटिटी प्लॉटेड है और वाई पर जो क्वांटिटी प्लॉटेड है, ठीक है, इस दोनों के बीच का रिलेशनशिप देता है। ठीक है, यह डिस्टेंस प्लॉटेड है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है,
किस पर डिपेंडेंट है भाई? टाइम पर डिपेंडेंट है। हर क्वांटिटी, हर वर्क, डिस्टेंस ट्रैवल कर तो भी टाइम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट तो भी टाइम लगेगा, वेलोसिटी से जा रहे हो तो भी टाइम लगेगा, स्पीड से जा रहे हो तो भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो वाई पर हम लोग जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी प्लॉट करते हैं। ठीक है, और ग्राफ करता क्या है? एक्स पर जो क्वांटिटी प्लॉटेड है और वाई पर जो क्वांटिटी प्लॉटेड है उसका रिलेशनशिप देता है स्लोप के फॉर्म में। तो स्लोप उसका रिलेशनशिप होता है, एक्स और वाई पर प्लॉटेड क्वांटिटी का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और देखो स्लोप के बारे में तो बहुत सारी बातें आगे जाके पढ़ोगे। अभी सिंपल सा प्रॉब्लम में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट में बताता हूं। ये हो गया मान लो परपेंडिकुलर, सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है बेटा, ये ना हुआ इस ग्राफ में। तो आप क्या करो, स्लोप इज इक्वल टू पी बाय बी से निकाल लो। तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू इसका स्लोप क्या हो गया? स्पीड हो गया। तो डीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड देता है। इसको डीटी ग्राफ का हो गया ना बेटा, इसका स्लोप स्पीड देगा। अगर यहां डिस्प्लेसमेंट ले लोगे तब क्या होगा? आप कहोगे सर तब तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस करना है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा तो बेटा ये वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ में आ रही है बात? अब यहां जो प्रॉब्लम है मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखना, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि मान लो ये पॉइंट ए है या यहां ही डॉट है, यही पॉइंट ए ले लो। ठीक है, जस्ट ए मिनट, इसको पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी हो गया, इसके बीच में। और ये स्लोप क्या दे रहा है बेटा? समझ ही रहे हो, स्पीड दे रहा है। चूंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्लोप क्या दे देगा? स्पीड दे देगा। ठीक है, अब कहोगे सर यहां तो v लिखा हुआ है ना, तो v से भी बेटा स्पीड को दिखाया जाता है। ठीक है ना, इक्वेशन के हिसाब से v से वेलोसिटी को भी दिखा सकते हैं, v से स्पीड को भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां क्या करना है? तो a और b के बीच का स्पीड निकालना है, a और b के बीच का स्पीड निकालना है। तो आप क्या करो ना, आप यहां से इसका जो है डिस्टेंस ले लो, ये भी डिस्टेंस ले लो, इस डिस्टेंस को आप d2 मान लो, इस डिस्टेंस को आप d1 मान लो। ठीक है, पहला वाला जो डिस्टेंस जा रहा है इसको d1 मानेंगे, उसके आगे का d2 मानेंगे। यहां से आप टाइम देख लो, इस टाइम को t1 मान लो। ठीक है ना, स्टार्टिंग टाइम जो है, टाइम का कैलकुलेशन तो इसी पे करते हो ना, जीरो से। पहला जो टाइम मिला t1 मान लिया, दूसरा जो टाइम मिला इसको t2 मान लिया बेटा। उसी तरह डिस्टेंस का कैलकुलेशन हम लोग जिस एक्सिस पर रखे हैं उसी पर न करेंगे। पहले जो आया उसको d1 मान लिया, बाद में जो आया उसको d2 मान लिया। तो इस दोनों के बीच का स्पीड हम लोग कैसे निकाल लेंगे? अरे सॉरी बेटा, यहां रखे थे ना, यहीं ले लो, जहां रखते हो वहीं ले लो। ठीक है, यहीं ले लो। ये हो गया t2, ये हो गया t2। ठीक है, तो अब इस दोनों के बीच का स्पीड कैसे निकल जाएगा? तो आपको पता ही है कि स्लोप इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, या स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d2 माइनस d1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है, डिस्टेंस भी हमने पता कर लिया कि a से b तक जाने में, इस पॉइंट को हम लोगों ने b माना था। a से b तक जाने में बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और बॉडी को इतना समय लगा है। ठीक है ना, टाइम को नीचे वाले एक्सिस से मेजर कर लो, डिस्टेंस को सामने वाले एक्सिस से मेजर कर लो। ठीक है, तो डिस्टेंस, इसीलिए यहाँ एनसीईआरटी ने लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, d2 माइनस d1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है ना, चूंकि s लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगी। वैसे तो इक्वेशन के हिसाब से s लिखा ही जा सकता है, लेकिन ग्राफ वाले में s लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगी तुमको, s तुम्हारे दिमाग में स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो फिर वहाँ परेशानी हो जाएगी। अब इसी टाइप का मैं यहाँ तुमको एक और कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये जो ग्राफिकल लाइन है इससे कैलकुलेट करके बताता हूँ, देख लेना।
और बढ़िया से सीखा करो। मान लो इस पर यहाँ डिस्टेंस है, इस पर यहाँ टाइम है, और मैं कह रहा हूँ बेटा ऐसा करो, तुम P से Q के बीच बॉडी का स्पीड निकालो, P से Q के बीच बॉडी का स्पीड निकालो, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब कभी भी स्ट्रेट ग्राफ होगा तो ये यूनिफॉर्म ग्राफ होगा, ठीक है ना, इसका स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। और यहीं अगर ऐसा ग्राफ हम बना लें, ऐसा ग्राफ हम बना लें, तब d/t स्लोप तो स्पीड सीधा परपेंडिकुलर बाय बेस कर लिया करो, तो d/t तो स्लोप तो स्पीड ही देता है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा है तो कैसा स्पीड देता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देता है, ठीक है। और ये कैसा है, ये यूनिफॉर्म भी है और इंक्रीजिंग भी है, बढ़ भी रहा है ना बेटा, तो यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग हो गया। अब मैंने कहा P से Q के बीच स्पीड निकालो, तो बेटा डिस्टेंस पहले P का देख लो, Q का भी देख लो कि P से Q तक जाने में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है। पहला डिस्टेंस आप d1 मान लो, दूसरा डिस्टेंस आप d2 मान लो, तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, d2 माइनस d1। पहले का टाइम ले लो t1, दूसरे पोजीशन का टाइम ले लो t2, ठीक है। तो इसका जो है इसका स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इज किसके किसके बीच में, P और Q के बीच में, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो d2 माइनस d1 बाय t2 माइनस t1। अब ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखना जब कभी भी ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट होगा तो वो यूनिफॉर्म को दिखा रहा होगा, कर्व होगा नॉन यूनिफॉर्म को दिखा रहा होगा, ठीक है। अब जैसे यहां देखो जिसकी मैं तुमसे बात कर रहा था अभी, ठीक है, ये ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। मान लो ये ओरिजिन हो गया, A B C D E F, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्पीड है, कर्व ग्राफ है ना, तो ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो d/t बेटा स्पीड तो हो ही जाएगा, और ये स्पीड कैसा हो जाएगा जी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करो। अगर यहाँ वेलोसिटी रख दिया जाए, यहाँ टाइम रख दिया जाए, तो बेटा वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्लोप क्या देगा बताना, इसका स्लोप क्या देगा बताना, इसका स्लोप एक्सीलरेशन दे देगा, क्योंकि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी रखते हो, तो ऊपर में वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटा के वेलोसिटी ही आता है ना, बाय टाइम हो गया तो v बाई टी हो गया, ठीक है। तो एक्सीलरेशन देता है वीटी, ग्राफ का स्लोप जब भी देगा, ठीक है। अब यहां देखना ये स्लोप तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन हुआ कि डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन हुआ भाई, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन हुआ। इस डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन को हम लोग बेटा रिटार्डेशन भी कह देते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, या फिर इसको डिसीलरेशन भी कह देते हैं, डिसीलरेशन भी कह देते हैं। अब इसमें देखना एक्सीलरेशन बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, तो ये कैसा एक्सीलरेशन है बेटा, ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, चूंकि कांस्टेंट रह नहीं रहा है, ठीक है। अब कहोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन आया है, ये तो यूनिफॉर्म हुआ ना, हाँ बेटा यूनिफॉर्म डिसिलरेशन हुआ, या यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन हुआ, या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हुआ, आप ये कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स एंड कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब देखो बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो कैलकुलेट होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहीं बता देता हूँ ताकि आगे समझने में आपको आसानी होगी, है ना। और जहाँ भी ज़रूरी हो लेक्चर को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आगे भी समझने में आसानी होगी, नोट्स बनाने में भी आसानी होगी, ठीक है।
तो देखो बेटा, हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, ठीक है। तो अगर जो है, अगर कोई बॉडी अपना ग्राफ ऐसा दिखाती है और एरिया ऑफ ग्राफ क्या देता है पता है? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो है ये क्या देता है पता है? ये देता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे देता है। इक्वेशन के हिसाब से लिखें तो एस दे देता है, ठीक है। अब कहोगे कैसे? तो बॉडी मान लो जीरो से शुरू करती है और ए तक आती है, जीरो से शुरू करती है ए तक आती है। तो बॉडी ने कितना एरिया कवर कर लिया बेटा? ये पूरा एरिया इसने कवर कर लिया, ये पूरा एरिया इसने कवर कर लिया, ठीक है। तो जिस भी एरिया को बॉडी कवर कर रही है उसका आप डिस्टेंस, उसका आप जो है ये कर लो, कैलकुलेशन कर लो, एरिया निकाल लो, ठीक है। तो ये कैसा बन गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप क्या जानते हो बेटा? हाफ इंटू बी इंटू एच। तो बी में देखो, अब ये डिस्टेंस कैसे दे देता है ये बता रहा हूं मैं तुमको। बी में क्या दे रहा है भाई? टाइम दे रहा है। बेस में तो टाइम ही है ना। और इसका जो परपेंडिकुलर आप माप रहे हो, तो परपेंडिकुलर की हाइट जो है वो कैसे मापोगे? यहां से मापोगे, इसको इसी से ना मापोगे। ये वाला है तो इसको इसी एक्सिस पर ना मापेंगे, और टाइम तो चलो टाइम एक्सिस पर माप ही रहे हो तुम, ध्यान से देखना। परपेंडिकुलर है, कितना हाइट है इसका वो तो यहीं से मापेंगे, कितनी वैल्यू है इसकी वो तो यहीं से मापेंगे। तो पहले जो मैं सिखा रहा हूं वो आप सीखो, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू जो है कुछ भी हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लो v हो गई, सपोज करो कि यहां से यहां तक की वैल्यू v हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू भी v हो जाएगा। तो हाफ इंटू बी इंटू एच जब आप करते हो तो हाफ इंटू बी में क्या आ जाता है बेटा? टाइम आ जाता है। और एच में क्या आ गया है? वेलोसिटी आ गया है, ठीक है। हाफ इंटू टी इंटू वेलोसिटी क्या लिखते हो? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हो, एस बाय टी लिखते हो, ठीक है। एस बाय टी लिखते हो तो टी और टी कैंसिल हो गया बेटा, एस बाई टू। तो चाहे एस बाई टू आ रहा हो कि एस बाई फाइव आ रहा हो कि जो कुछ भी आ रहा हो, इसको लिख सकते हैं 0.5s। तो बेटा एस का ही ना वैल्यू आ रहा है, डिस्टेंस ही ना कैलकुलेट हो रहा है। अरे एरिया निकाल रहे हो यार, एरिया निकाल रहे हो, ठीक है। तो क्या कर रहे हो? परपेंडिकुलर को तुम बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या है भाई? वेलोसिटी। और बेस क्या है? टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी को अगर देखो तुम, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम हो गया। तो बेटा क्या निकल गया? डिस्प्लेसमेंट ही ना निकल गया। इसीलिए मैंने लिखा कि एरिया ऑफ बीटी ग्राफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड देता है, या फिर लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। सही मायने में लिखो तो चलो डिस्प्लेसमेंट ही दे रहा है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी कैलकुलेट करने का है तो तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस टाइप का एरिया है उसका जिस टाइप का ग्राफ बन रहा है उसका एरिया निकाल दो, ठीक है। और एरिया निकाल देने के बाद जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये ग्राफ ऐसे जा रही है तो ये वाला एरिया निकाल लेंगे, इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ो। अब यहां देखो, बॉडी जो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा। तो वेलोसिटी टाइम तुमको पता ही है कि अगर वेलोसिटी टाइम ले रहे हो तो इसका स्लोप बेटा क्या दे देता है? एक्सीलरेशन दे देता है, पता ही है तुमको। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी जा रही है, ठीक है। अब कहोगे सर ये आपको कैसे समझ में आया? तो बेटा 1 घंटे में भी बॉडी का वेलोसिटी वही है, वेलोसिटी देख रहे हो ना यहाँ। 2 घंटे में भी बॉडी का वेलोसिटी उसी हाइट पर है, 3 घंटे में भी वही है, 4 घंटे में भी वही है। तो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। समझ में आ रही है बात? तो वेलोसिटी चलो कांस्टेंट हो गया, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है।
कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। अगर आप ऐसा देखो ना, अगर आप ऐसा देखो ना वीटी ग्राफ में, ये v हो गया, ये t हो गया, टाइम एक्सिस के पैरेलल जैसे ही ग्राफ देख लो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाती है। और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा बताइए, 0 हो जाएगा। क्योंकि a बराबर आप जानते हैं क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो जब v और u का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो v माइनस यू क्या हो जाएगा, 0, 0 बाई टी इज इक्वल टू 0। तो एक्सीलरेशन 0 हो गया बेटा। लेकिन यहां करना क्या है, यहां डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मान लो कह रहा है कि भैया a और b के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करो। सिंपल सी बात है जी, सिंपल सी बात है जी। देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, सो द डिस्टेंसेस मूव्ड बाय द कार इन टाइम t2 माइनस t1। एक टाइम आप t1 मान लो, एक टाइम आप t2 मान लो। तो टाइम इंटरवल क्या हो गया, t2 माइनस t1 हो गया, ठीक है। और जो है पहले वेलोसिटी 0 है, 0 से ही शुरू किया है ना, 0 से ही शुरू किया है ना, देख रहे हो ना बेटा। पहले वेलोसिटी 0 है, बाद में 40 है, तो इसको v1 मान लेते हैं, इसको v2 मान लेते हैं। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 40 हो गया बेटा। तो चलो इसका भी वैल्यू निकल गया। तो कह रहा है क्या कि इसका आप एरिया निकाल दो, इसका आप एरिया निकाल दो। तो करेंगे क्या बेटा, इसका वैल्यू तो चलो 40 आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, t2 माइनस t1 आ गया। तो 40 को t2 माइनस t1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम इंटरवल हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस तरह से एरिया ऑफ ग्राफ जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे यहां देखो बॉडी इस तरह से जा रही है और तुमको कह रहा है कि भाई ए से ई के बीच का डिस्टेंस ट्रैवल निकालो। तो ए से ई के बीच जब तुम निकालते हो बेटा, तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, देखो किस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, देखो, ठीक है। ट्रेपेजियम हो गया ना ये, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया तुम क्या जानते हो बेटा, या फिर एनसीईआरटी ने जो बनाया है इसको 2 पार्ट में बांट के बनाया है, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, दोनों का एरिया निकाल के आप यहां जोड़ दो तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। मान लो जैसे कि ये, जस्ट अ मिनट, सॉरी बेटा, ये हमारा वीटी ग्राफ, और मैंने तुमको कहा कि बेटा यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। x से y के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो तुम क्या करोगे, पहले x को यहां मिलाओ, फिर y को यहां मिलाओ। मान लो यहां जो है यहां पर वैल्यू था, यहां पर जो वैल्यू था x और y के बीच का, मान लो सपोज करो जो है यहां पर है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ है 60 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इसके बीच अगर हम देखें, ठीक है, तो कितना किलोमीटर पर आवर हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। v2 माइनस v1 करेंगे तो ये 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच, ठीक है, सपोज करो यहाँ तक आने में 3 घंटा लगा था, यहाँ आने में 5 घंटा लग गया, ठीक है। तो अब इस दोनों के बीच का जो है अगर हम निकालें, वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ट्रायंगल का तो वैल्यू आ ही जाएगा। ये हो गया 20 और टाइम हो गया कितना, 2 आवर, है ना। 5 आवर में से 3 आवर, इसको t1 मान लो, इसको t2 मान लो, तो 5 में से 3 निकल गया, ठीक है। तो x और y के बीच अगर आप देखो और ये वैल्यू आ गया, तो ये वैल्यू भी तो बेटा आ गया, ये हो गया 40, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो है 40 है ना, ऊपर ना 60 तक था, यहाँ से यहाँ तक तो 40 है, तो ये 40 हो गया। और मतलब आपको जो है L निकल गया, और B यहाँ 2 आवर है तो यहाँ भी 2 आवर ही है, ठीक है। तो फिर आप ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, आप इसको ऐड कर दो, ठीक है। इसलिए लिखा है AB इंटू बी सी, AB इंटू बी सी, L इंटू बी, और प्लस ट्रायंगल राइट एंगल बन रहा है तो हाफ इंटू बी इंटू एच कर दो,
ठीक है, और सिंप्लीफाई करके मैंने बता ही दिया तुमको, और इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो जैसा ग्राफ वैसा एरिया। ठीक है, एरिया कैलकुलेट कर दो, एरिया कैलकुलेट कर दिया तो तुमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई परेशानी नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो बेटा। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन? बता ही दिया मैंने आपको। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म में कैसा रहेगा नेचर? स्ट्रेट लाइन रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म में कैसा रहेगा? कर्व्ड लाइन रहेगा। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बेटा। देखो, डिस्टेंस टाइम और टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ, मतलब बॉडी कौन से पोजीशन में है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो तुम्हारे नजर के सामने ही लगभग 25 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है और ओ से ए पर पहुंच जाता है, ए पर पहुंच जाता है, फिर तुम उसको देखते रहे, 10 सेकंड के बाद देखा वहीं खड़ा है, 20 सेकंड के बाद देखा वहीं खड़ा है, 30 सेकंड के बाद देखा वहीं खड़ा है, तो बेटा इसका मतलब बॉडी कौन से पोजीशन में है? रेस्ट में है। वो लड़का कौन से पोजीशन में है? रेस्ट में है। सिंपल सी बात हो गई। क्यों? क्योंकि 10 सेकंड के बाद देखो वहीं है, 20 सेकंड के बाद देखो वहीं है, 30 सेकंड के बाद हाइट देखो वहीं है, मतलब बॉडी कौन से पोजीशन में है? रेस्ट में है। ठीक है, अब बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं, अगर डिस्टेंस और टाइम में या डिस्प्लेसमेंट टाइम में ऐसा ग्राफ मिले, टाइम एक्सिस के पैरेलल मिले, मतलब बॉडी रेस्ट में है। और अगर बेटा वीटी या एसटी में ऐसा ग्राफ मिल जाए, वीटी में ग्राफ मिला तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एसटी में ग्राफ मिला तो स्पीड कांस्टेंट, बॉडी यहां रेस्ट में नहीं होती है ना। अब एक बार और क्लियर कर लो, मैंने पीछे तो बता ही दिया था, एक बार और क्लियर कर लो बेटा। मान लो एसटी की बात कर रहे हैं, ये 0 है। ठीक है, सपोज करो बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो अगर 1 घंटे के बाद भी देखें तो भी 20 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे के बाद भी देखें तो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 3 घंटे के बाद भी देखें तो 20 किलोमीटर पर आवर, तो कैसे कहें बॉडी रेस्ट में है? ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? इट्स ए स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, बता ही दिया मैंने आपको, पहले ही बता दिया। चलो ठीक है, तो स्पीड टाइम में या वेलोसिटी टाइम में अगर ऐसा ग्राफ रहे, ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ऐसा ग्राफ रहे तो बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि बॉडी वहां जाके रुक गई है, उसके पास अब कोई स्पीड नहीं है। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? बता ही दिया मैंने आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जब निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, स्पीड टाइम का एरिया जब निकालेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। क्लियर बेटा? अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई बॉडी क्या कर रही है? मान लो ये एक लड़का है, ये इसमें घूम रहा है, ये इसमें घूम रहा है। सपोज करो कि ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, तो अगर कोई भी बॉडी r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रही है बेटा, तो इसका जो है मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, कैसा मोशन कहलाता है? सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब यहां 2 बातें हो सकती है। बॉडी अगर घूम रहा है, ठीक है, सपोज करो कि बॉडी 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूम रहा है, तो स्पीड तो इसका कांस्टेंट हो गया बेटा, स्पीड तो कांस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब कभी भी हम लोग बात करेंगे, जब कभी भी हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे,
तो सर्कुलर पाथ पर हर पॉइंट पर जहां बॉडी मूव कर रही है, हर पॉइंट पर बॉडी का अलग अलग डायरेक्शन होता है, उसके वेलोसिटी का अलग अलग डायरेक्शन होता है, बॉडी के वेलोसिटी का अलग अलग डायरेक्शन होता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में अगर डायरेक्शन की बात करो तो इसमें इनफिनाइट डायरेक्शंस होते हैं बेटा, हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन होता है। तो यहां तुमसे पूछा जा सकता है, एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रही है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रही है, इसके वेलोसिटी के बारे में क्या कहना चाहते हो? तो भैया वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि यहां डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, 25 किलोमीटर पर आवर, मैग्नीट्यूड उतना ही रह गया बेटा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह गया। लेकिन वेलोसिटी जो है ये तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है ना बेटा, इसलिए डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रही है। समझ रहे हो? तो अगर कोई भी बॉडी आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसका स्पीड तो बेटा कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी बदल रही है, इसीलिए इसके मोशन को हमेशा ही हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन मानेंगे बेटा। समझ रहे हो? क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तब ना एक्सीलरेशन 0 हो जाता है। वेलोसिटी यहाँ चेंज कर रही है, हर पॉइंट पर चेंज कर रही है, तो ऑब्वियसली ये एक एक्सीलरेटेड मोशन ही होगा। और इसके बारे में बेटा ग्रेविटेशन में भी बात करेंगे हम लोग, इसके बारे में हम लोग ग्रेविटेशन में भी बात करेंगे, है ना, इसलिए याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहां जो मामला है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 seconds? बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है बेटा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। An athlete completes 1 round of a circular track. एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस बेटा कितना है? 200 मीटर है। इसको कोई एथलीट एक बार में घूम जाता है 40 सेकंड में, 40 सेकंड में घूम जाता है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। अब 2 मिनट 20 सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 मिनट में 120 सेकंड ना, प्लस 20 सेकंड 140 सेकंड। ठीक है, तो टोटल राउंड्स जो इसने लगाए हैं, वो कैलकुलेट कर लो। ऐसा एक प्रॉब्लम आपने पहले भी बनाया हुआ है, 140/40 हो गया। वो किसान जो घूम रहा था रेक्टेंगुलर खेत में, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू हो गया 3.5 हो गया बेटा। 3.5 जो है वो घूमा, ठीक है, 3.5 राउंड्स लगा लिए उसने। 1 2 3 और यही ना, 3.5 ही ना जाना है, 3.5 ही ना जाना है। तो यहां पर मान लो ये रुक गया, बी पर रुक गया, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा आसान हो गया निकालना। कहोगे कैसे सर? तो एक रेडियस इधर, एक रेडियस इधर, 200 मीटर प्लस 200 मीटर 400 मीटर हो गया। लेकिन अगर डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो तो डिस्टेंस में तो पूरा लेंथ ऑफ पाथ कैलकुलेट होता है ना बेटा, होता है कि नहीं होता है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पूरा सरकमफेरेंस कैलकुलेट होगा, 2πr होगा, ठीक है। और 2πr को आप कितनी बार 2πr घूमा? 1 2 3 और हाफ। फिर से देख लेना, दूसरे कलर से दिखा देता हूं अगर कंफ्यूजन हो गया तो। ए से चला था 1 2 3 और हाफ, ठीक है ना। तो एक बार में कितना घूमता है? 2πr। दूसरे बार फिर 2πr, तीसरे बार फिर 2πr, चौथे बार πr। आधा ही ना घूमता है बेटा। तो उतना करेंगे काहे? d इज इक्वल टू कर देंगे 7/2 इंटू 2πr, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो गया बेटा, 7πr हो गया। तो 7
इंटू 22/7 इंटू आर कितना है भाई 200, ये और ये कैंसिल हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4400, इतना मीटर ये कवर करेगा, 4400 मीटर ये कवर करेगा। समझ में आ गई बात? तो पूरा का पूरा मोशन एक्सप्लेन हो गया बेटा, ठीक है। बच्चों को बड़ी टेंशन होती है, बड़ी परेशानी होती है कि पता नहीं मोशन चल रहा है, हमारे समझ में आएगा नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बड़ी परेशानी हो जाती है बच्चों को। तो चलिए बहुत सिंप्लीफाइड वे में बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको मोशन पढ़ा दिया। जहाँ कहीं भी परेशानी हो वहाँ लेक्चर को आप बैक करके देख लेना, लेक्चर को रिवाइज करके देख लेना, सारी की सारी बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर वे में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब आपको मोशन पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।